बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो स्पॉन्सर लाइसेंस जिस वक्त आप अप्लाई करते हैं और उसकी रिफ्यूज़ल जो है वो आ जाती है जब, तो नंबर एक तो ये है कि रिफ्यूज़ल आती क्यों है, और सेकंड ये है कि उसमें क्या हर मर्तबा जो है जो एप्लीकेंट है उसी की गलती होती है, या बाज़ का जो है होम ऑफिस या उनका जो डिपार्टमेंट होता है जिसको स्पॉन्सर केस वर्क ऑपरेशंस टीम होती है, वो बाज़ चीज़ों को उस अंदाज में कंसिडर नहीं करती जिस अंदाज में आपका एक्चुअल जो है वो केस होता है। द रीज़न फॉर आज की वीडियो जो है एक आध ऐसे एप्लीकेशन की एक रिफ्यूज़ल आई जिसमें स्पॉन्सर लाइसेंस जो था वो अप्लाई किया गया था, और वो स्पॉन्सर लाइसेंस जो था वो एक जेन्युइन कंपनी का था। द कंपनी वाज एग्जिस्टिंग, कंपनी इज़ एग्जिस्टिंग, और जो बिज़नेस है वो भी रियल बिज़नेस भी जेन्युइन, और उसमें किसी तरह का कोई जिसको कहेंगे कि कोई डाउट है वो भी बिल्कुल नहीं था। और उसमें यह है कि एक होता है कि बाज़ का एक डाउटफुल पोजीशन होती है कि एक कंपनी जो है वो एक्चुअल उसका पर्पस ये है कि जी कि हम इसके ऊपर स्पॉन्सर लाइसेंस निकालेंगे और उसके बाद हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो लोगों को बेचेंगे, या इस तरह का लोगों का जो सम टाइम ऐसा माइंड होता है। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें सचमुच जो है वो रियल या जेन्युइन होते हैं। और जब इस तरह की एप्लीकेशन की रिफ्यूज़ल आती है तो नहायत अफसोस होता है, दुख होता है। उसकी वजह ये है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से अगर हम देखें तो कितने जो स्कैम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुए। फिर उसके बाद कितनी स्पॉन्सर लाइसेंस ली हुई कंपनीज जो थी वो जेन्युइन कंपनीज ही नहीं थी, लेकिन होम ऑफिस ने उनको वीज़ा जो लाइसेंस थे वो ग्रांट किए, और ये बहुत बड़े जो स्कैम्स जो थे वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो यूके का जो मेन मीडिया होता है उन्होंने भी इसको मेंशन किया। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो थी वो नेशनल टीवी पर भी मेंशन हुई कि जी के जो स्कैम्स में कौन कौन से लोग शामिल थे, और उन्होंने कंपनीज को रजिस्टर्ड करके, और वो ना कंपनीज के इवन के एग्जिस्ट ही नहीं करती थी कंपनीज जो थी ऐसी, ना वो उनका जेन्युइन बिजनेस था, और ना ही वो, बल्कि बहुत सी ऐसी कंपनीज तो बिजनेस हाउस के एड्रेसेस जो एक रजिस्टर्ड एड्रेस होते हैं उसके ऊपर जो था लाइसेंस ले लिए गए, और उसमें जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसमें बहुत से जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो भी उसमें शामिल थे, और ये बहुत बड़ा ये जो स्कैम था वो आज भी मीडिया में जो है वो मौजूद है। अब उसमें रीजंस क्या है कि जी कि क्या ऐसी सिचुएशन होने के बाद जब आपने स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल की तो क्या होम ऑफिस उस एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देता है? ऑब्वियसली कोई बास का कोई कोई रियल थिंग नहीं होती, लेकिन चूंकि आपके पास चॉइस कोई नहीं होती, आपने एक एप्लीकेशन फाइल की, रियल एप्लीकेशन फाइल की, आपने जो कुछ उन्होंने मांगा आपने उनकी डिमांड के मुताबिक उनको दिया, लेकिन कुछ सवालात ऐसे ट्रिकी होते हैं जो होम ऑफिस जब आपसे पूछता है, या स्पॉन्सर लाइसेंस अथॉरिटी जो है वो आपसे जब पूछती है तो वो उसमें अगर आप उनको जवाब उसका उनकी जो वो मांग रहे होते हैं वो भी दे देते हैं तो तब भी वो एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देते हैं बहुत से केसेस में। जब आप उनका जो सच जवाब है जब वो दे रहे होते हैं तो तब भी रिफ्यूज़ल आती है। उसी टॉपिक के ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी मैं और तफसील में बात करूँगा। पहली तो पॉइंट ये आ जाता है कि जिस वक्त स्पॉन्सर लाइसेंस की जब एप्लीकेशन जाती है तो उसमें जो जब रिफ्यूज़ल आती है या उससे पहले आजकल जो है बहुत से केसेस में, बहुत से मैं तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन ज़्यादातर केसेस में 90-95% केसेस में जो है इंटरव्यू जो है वो कॉल किए जा रहे हैं। और प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो उसमें यही है कि जिन कंपनीज को भी उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलवाया है या जिनका भी इंटरव्यू किया गया है उसमें मेजॉरिटी ये थी कि उनको लाइसेंस इशू कर दिए गए हैं। एक तरह की एक पॉजिटिव एक न्यूज़ होती है कि जी उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया, इसका मतलब है कि अगर वो चाहते तो आपकी एप्लीकेशन को पहले ही रिफ्यूज़ कर सकते थे। उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ नहीं किया, इसका मतलब है कि उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलवा लिया। इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू है, ये जैसे भी उनका मेथड होता है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इंटरव्यू के लिए बुलवा लिया। दैट्स मीन
कि देयर इज़ अ समथिंग कि जी के वो सोच रहे हैं कि हम आपको लाइसेंस दे दें, लेकिन हमारे माइंड में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ सवालात हैं जो हम चाहते हैं कि आप जो है उसको उसकी एक्सप्लेनेशन दें। सो सम टाइम इसमें मैं ये समझता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन भी बड़ी अच्छी गई होती है, उसमें अगर आप वकील पे ब्लेम करें कि जी के वकील ने शायद कोई अच्छी एप्लीकेशन नहीं की, बिल्कुल ऐसा ना किया करें। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं वकील हूँ और मैं अपने पेटी भरावां दी कोई मैं साइड ले रहे हैं या कि किसी की मैं साइड नहीं ले रहा हूँ। सो उसमें मैं ये इस सेंस में भी कह रहा हूँ कि चूँकि लाजमी तो नहीं है कि आपकी तमाम जो जितने भी लोग हैं उनकी एप्लीकेशंस मैंने ही की हो हो सकता है आपकी जिसने भी की होती है एप्लीकेशन, उसमें वकील का जो है वो फॉल्ट नहीं आता, स्पेशली इन स्पॉन्सर्स वाली जो एप्लीकेशन होती है उसमें। उसकी वजह ये है कि वो एक मेथड है, वो वहाँ पे जो डिटेल्स पूछी हुई है आपने उसी के मुताबिक ही जवाब देना है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी हाउस में इसका कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, जो आपका ऑथोराइज्ड ऑफिसर है उसका नाम क्या है, क्या वो शख्स जो है सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल है कि नहीं। एक्चुअली तो वो एक फॉर्म है, वो आपका जो वकील है या आपका एडवाइज़र है, कंसल्टेंट है, जो भी है, वो उसको फिल कर रहा है और वो वहाँ पे वही इंफॉर्मेशन दे रहा है जो आपको देनी पड़ती है, जो वो मांग रहे हैं। अब उसमें एक तो उसमें यह है कि एक्सपर्टीज़ की अगर मैं बात करूं बहुत से केसेस में एक्सपर्टीज़ की बात नहीं होती, लेकिन यह है कि ये ख़ासकर ये स्पॉन्सर लाइसेंस की अगर मैं बात करूं ना, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई जिसको कहते हैं ना रॉकेट साइंस है वो तो है नहीं, लेकिन इसमें मैंने देखा है कि बहुत सी एप्लीकेशनें जो हैं वो खाम की जाती हैं, जिसमें ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना कुछ और है, और उसमें कोई क्वेश्चन आंसर भी नहीं होते, उसमें इंटरव्यू भी नहीं होता, लेकिन वो एप्लीकेशन जो है वो उसमें स्पॉन्सर लाइसेंस इशू हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें जो बिज़नेस जेन्युइन है, आपके सचमुच में आपका बिज़नेस चल रहा होता है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होती है, आप VAT रजिस्टर्ड हैं, आपकी इंडेमनिटी इंश्योरेंस होती है, आप रियल वर्ल्ड में जो है वो रह रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो फजूल तरीके से जो है वो होम ऑफिस जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है। और मैं इसको सीरियसली तौर पे मैं कंडेम करूँगा कि जी ये एक बहुत गलत ये वे है होम ऑफिस का कि इस तरह एक जेन्युइन बिजनेस को जो है लाइसेंस ना इशू करना। उसमें इनका एक पहला पॉइंट ये आ जाता है जहाँ पे वो मेंशन किया होता है इन्होंने कि यू और यूर स्पॉन्सर जो है, इसका मतलब ये होता है कि आप या आपकी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टेक्निकली तौर पे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी एक कंपनी को ही कह रहे होते हैं कि जो प्रोस्पेक्टिव जो स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपना लाइसेंस जो है वो अप्लाई कर रही होती है। इंक्लूडिंग उसमें एनी डायरेक्टर आ जाता है, या जो उसका ऑथोराइजिंग ऑफिसर होता है, AO जिसको कहा जाता है, या की कॉन्टैक्ट वाला पर्सन होता है जो लेवल 1 यूज़र एंड एनी वन जो है इन्वॉल्व इन डे टू डे रनिंग में होता है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये आ गया कि जो AO है, जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, या की कॉन्टैक्ट वाला पर्सन है, या वो शख्स जो है जिसने आपकी कंपनी की कंप्लाइंस पूरी करनी है। बहुत से केसेस में जो है कंपनी की कंप्लाइंस शायद आप आगे थर्ड पार्टी भी आप हायर की होती है, बहुत से लोगों ने अपना कोई ना कोई आगे एजेंट्स या उनको भी रखा होता है। एक तो उसकी डेफिनेशन में ये आ जाता है। अच्छा, फिर सेकंड इसमें जो चीज़ें आ जाती हैं कि बाज़ का होम ऑफिस ये कहता है कि जी के हमने जो है आपका इंटरव्यू करेंगे और हम आपसे जो है फलां चीज़ें जो पूछेंगे। लेट्स से अगर वो कहते हैं कि यू हैव फेल टू प्रोवाइड सच एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग एम्प्लॉय जो है, उसमें आपने हमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपने उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी, उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं दी, कोई एमरजेंसी नंबर नहीं दिया आपने। मैं ये समझता हूँ कि ये एक स्पॉन्सर लाइसेंस के हवाले से ये बड़ा एक फजूल पॉइंट है कि जी कि जब हो सकता है मेरी एक कंपनी है, मैंने उसका स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई किया है, मैंने अभी कोई डिसाइड ही ना किया हो कि मैंने किस बंदे को रखना है। मैं कैसे किसी के बंदे की मैं एवं खाम में जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जी ये उसका पासपोर्ट नंबर है, ये उसकी फलां डिटेल मेरे पास मैं लोगों को इकट्ठा कर लूँ कि जी आप मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दें, मैं आगे होम ऑफिस को भेज रहा हूँ, बाद में मेरा लाइसेंस ना निकले तो मैं उन्होंने की जवाब देंगा। इस वजह से
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہوم آفس کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ کو اسپانسر لائسنس دے دے. جب آپ کو اسپانسر لائسنس جب دے دیا, آپ کے پاس اسپانسر لائسنس آ گیا, اس کے بعد ہی آپ ایڈورٹائز کریں گے, اس کے بعد ہی آپ لوگوں کے سی وی اکٹھے کریں گے, اس کے بعد ہی آپ لوگوں کے انٹرویوز کریں گے. اس کے بعد جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی ہاں جی یہ اتنے لوگوں کے سی وی آئے, اتنے لوگوں کی میرے پاس انفارمیشن ہے, اس کے بعد آپ جو ہے پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں نے اتنی لسٹ میں سے فلاں بندے کو میں نے چوز کر لیا. جی اس کو آپ نے چوز کیا, پھر آبویسلی آپ یہی انفارمیشن جو ہوم آفس آپ سے پہلے مانگ رہا ہے کہ جی آپ ایڈیشنل انفارمیشن دیں, فلاں کریں, یہ کریں, وہ آپ اس وقت جب آپ نے سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے, تاکہ اس کاسٹ نکلے گا تو کاسٹ کے اوپر کیا وہ اتنے کی ایسی کوئی مجھ گاواں کی فوٹو بنانی ہے, سو جو کاسٹ ہے اس کے اوپر بھی تو وہی ساری انفارمیشن جائے گی. جب کاسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو تب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہوم آفس کو انویسٹیگیٹ وہ کر سکتے ہیں کہ جس بندے کی انفارمیشن دی گئی ہے اس کا اب ہم ڈیٹا چیک کر لیں. اور اس کے بعد جب آپ کو کاسٹ ملنے کے بعد آپ نے جب اس شخص کا اسکلڈ ورکر ویزا اپلائی کرنا ہے, سو بہت سے کیسز میں تو آپ تب بھی انٹرویو کرتے ہیں, تو جب آپ نے اس وقت انٹرویو کرنا ہے اسکلڈ ورکر ویزا کی اپلیکیشن کے ٹائم, تو سیم ٹائم آپ مالک کا بھی امپلائر کا بھی انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ امپلائی کا بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو پہلی پوزیشن میں جو ہے پھر آپ کیوں جو ہے وہ ڈاکومنٹس جو ہے مانگتے ہیں, یہ ایک بڑا کویشچن مارک ہے. اور اس کے اوپر انفارچونیٹلی ہوم آفس نے نہ کوئی رائٹ آف اپیل رکھا ہوا ہے, نہ اس طرح کی کوئی چیزیں رکھی ہیں. صرف یہی ہے کہ اب بہت سے میں یا ہمارے کولیگ دوست جو ہیں وہ اس پہ ہم لوگ یہی پلاننگ یہی کر رہے ہیں کہ جی کہ ہم لوگ جو ہے ان کو کوئی چٹھی لکھیں گے, کوئی ان کا جو ہے وہ پورا ہم ان کو ایک پلان دیں گے کہ جی آپ اس طریقے سے یہ جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اس سے خاصا نقصان ہوتا ہے. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے, وکیل کا سب سے پہلے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے کلائنٹ کا ٹرسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کم ہوتا ہے کہ شاید میرا وکیل نے جو ہے اس طریقے سے کام نہیں کیا. سیکنڈ, جس بزنس مالک نے اپنا ٹائم لگایا ہوتا ہے, ٹائم سپینڈ کیا ہے, اکاؤنٹنٹ کو ملا ہے, وکیل کو ملا ہے, ٹریول کیا ہے, فیسیں سپینڈ کی ہیں, اس کے الٹیمیٹ وہ ہاتھ سے تو ہی چھنکنا پکڑا دیتے ہیں یہ ہوم آفس والے, جس کی وجہ سے اس کو مزید جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا ہے. اور اگر یہی پوائنٹ کو اگر ہم پہلے کی طرف آتے ہیں کہ جب انہوں نے انفارمیشن مانگی ہم کیوں نہ اس وقت دے دیں, اس وقت بھی لوگوں نے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہے انفارمیشن. جب وہ انفارمیشن دیتے ہیں تب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیسے اس شخص کو چوز کر لیا, ابھی آپ کے پاس اسپانسر لائسنس ہی نہیں ہے, تب بھی وہ اپلیکیشن کو ریفیوز کر دیتے ہیں اسی گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے کہ جی ہم آپ کی اپلیکیشن کو. سو نہ یہ اس طرف رہنے دیتے ہیں نہ یہ اس طرف رہنے دیتے ہیں, کان چاہے ادھر سے پکڑ لیتے ہیں کبھی ادھر سے, اور چھری کبھی اوپر رکھ لیتے ہیں کبھی چھری نیچے رکھ دیتے ہیں, کٹتا الٹیمیٹ جو ہے وہ خربوزہ ہی ہے. سو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں نقصان بھی ہوتا ہے, امپلائر کا بھی نقصان, وکیل کا بھی نقصان, اور اس میں نہیں سمجھتا کہ ہوم آفس کو الٹیمیٹ جو ہے کوئی انیشل سٹیج کے اوپر نقصان ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر پازیٹیولی ساری چیزوں کو یہ چلائیں گے تو یہ سارا ایک پازیٹیو سین ہوگا. اس میں ایچ ایم آر سی کو فائدہ ہوگا, لوگوں کو اسکلڈ ورکر ویزاز جب ملیں گے وہ ٹیکس پے کریں گے, کمپنیز جو ہیں وہ گرو کریں گی. سو بہت سی چیزیں اور جو فیکٹرز ہیں اس میں انوالو ہوتے ہیں. سو ایک لائن لکھی جاتی ہے, سپورٹنگ انفارمیشن شوئنگ دی رائٹ ٹو ورک چیکس یو ہیو کمپلیٹڈ آن یور کرنٹ امپلائی اینڈ دی ایویڈنس یو ہیو ریٹینڈ فار دیز چیکس, جو ہے کہ جی ہم نے کمپلائنس کے حوالے سے آپ سے مختلف سوالات کیے ہیں کہ جی آپ کس طریقے سے رائٹ ٹو ورک چیک کریں گے, کس طریقے سے آپ وہ جو کلائنٹ جو آپ کا امپلائی ہے اس کا ڈیٹا رکھیں گے, کس طریقے سے سیلری اس کو پے کریں گے. ہم سیٹسفائی نہیں ہوئے کہ جی آپ ان چیزوں کی ایلیجیبلٹی رکھتے ہیں. آج کا زمانہ ہے, اس میں کون جو امپلائر مالک ہیں وہ اب اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں. موسٹلی جو ہے جو اکاؤنٹنٹس ہیں یا ایجنٹس رکھے ہوتے ہیں یا آفس کے اندر ہی جو سٹاف کا بندہ ہوتا ہے, ایڈمن ہوتا ہے, وہی موسٹلی ان چیزوں کو جو ہے وہ ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ سیم کویسچن جو ہے میں لوگوں کے اسپانسر لائسنس اپلائی کرتا ہوں, یہی سیم جو کویسچنز ہیں اگر ہوم آفس مجھ سے پوچھ لے تو میں تو فیل ہو جاؤں گا. مجھے تو بالکل نہیں پتا ہوگا کہ جی یہ ای سی ایس چیک کیسے کرنا ہے, اس کی پے سلپس کے کتنے آئیں گے, کتنے گھنٹے کا کیا آئے گا, میں نے گھنٹے دی سمجھ آنی ہے نا چیزوں کو. سو لیکن کیا ہے کہ ہوم آفس نے ایک اپنا ایک سسٹم جو بنایا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے اسی کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے. پھر آ جاتا ہے جی کہ بزنس اور کارپوریٹ بینک اسٹیٹمنٹ فار ایٹ لیسٹ 3 months جو ہے شوئنگ دی کرنٹ ٹرانزیکشن یو آر میکنگ اینڈ اینی ادر بینک اکاؤنٹس ریلیونٹ ٹو یور بزنس, دیز مسٹ انکلوڈز اینی سیلریز پے ٹو دی امپلائی جو ہے. لیکن اگر ایک شخص نے آلریڈی امپلائی اپنا رکھا ہی نہیں ہوا, وہ خود ہی مالک ہے یا خود ہی وہ جو ایز اے سیلف امپلائڈ کام
कर रहा है या खुद ही एज अ डायरेक्टर काम कर रहा है, सो ये वाला जो पॉइंट जिसकी बेस के ऊपर बहुत सी रिफ्यूज़ल आती हैं, सो ये वाला जो है ये एक मैं समझता हूँ एक बड़ा सीरियस नोट है जिसकी वजह से जो है वो सफ़र करना पड़ता है सबको। एम्प्लॉई एनुअल लीव और अदर एब्सेंस जो है, सो ये एक ऑब्वियसली तमाम जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये सारे के सारे नेशनल एम्प्लॉयमेंट लॉ को ही फॉलो करते हुए उसी के मुताबिक ही चलते हैं। सो उसमें किसी भी तरह का आप कोई क्लॉज ऐसी तो उसमें इंक्लूड कर ही नहीं सकते जो नेशनल लॉ के अगेंस्ट हो। सो इस तरह की चीज़ें शायद ही एम्प्लॉयमेंट लॉ में आ जाती हैं, ना कि होम ऑफिस का जो ये टीम आती है जिन्होंने स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो इशू करना होता है। फिर ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड जो है इसकी वजह से भी जो है बड़े इश्यूज आ रहे हैं इसके जी कि आप अगर नई एप्लीकेशन फाइल करेंगे ड्यूरिंग अ सर्टन टाइम जो है कूलिंग ऑफ पीरियड जो है, जैसे क्रेडिट कार्ड या बाकियों में कूलिंग ऑफ पीरियड 14 डेज़ का आ जाता है। सो ये इस तरह स्पॉन्सर लाइसेंस में जो है वो 6 मंथ का पहले कहते थे, अभी फिर 1 ईयर का, फिर इन्होंने कहा जी कूलिंग ऑफ पीरियड जो है ये ऑफ हो गया है। अगर इफ़ यू हैव अ चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस आप नई एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, लेकिन जो ही को बंदा नई एप्लीकेशन फ़ाइल करता है उसकी नई एप्लीकेशन को वो पुरानी से नथी कर देते हैं, वहाँ से चेक करते हैं कि जी आपका पहले ये मामला थे, फिर वो नई एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल आ जाती है। सो ये एक बड़ा एक ट्रिकी सा एक सिस्टम बन चुका हुआ है। एनीवेज आज की इस वीडियो करने का मकसद यही था कि आपने अगर स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई किया है और आप इस तरह की सिचुएशन का शिकार हैं कि जी आप समझते हैं कि जी कि हमारी गलती भी कोई नहीं थी, हमारा बिजनेस भी जेन्युइन था, हमारा वकील भी ठीक है, उसने अच्छे तरीके से एप्लीकेशन भी की, इन तमाम सिचुएशन के बावजूद जो है वो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। सो इसमें जो है हमें अब क्या कर सकते हैं? सो कुछ नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इसका सिर्फ सिस्टम यही है कि आप और आपका वकील और आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइल सारे एक ही पेज पे होने चाहिए। दोबारा से डिस्कस कीजिए, जिस चीज़ों को लेके होम ऑफिस ने पहले रिफ्यूज़ल दी है उससे अब आप ऑल्टरनेटिव उसको दूसरी साइड पे अब आप आ जाइए और उसके बाद जो है दोबारा से डिस्कस करके नई एप्लीकेशन दोबारा से फिर फाइल कीजिए। ऑब्वियसली लॉस तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ीसें जो हैं वो दोबारा जाती हैं, वकील भी अपनी फ़ीस लेता है चूँकि उन्होंने तो अपनी एफ़र्ट करनी होती है, और होम ऑफिस जो है वो भी अपनी फ़ीस लेते हैं चूँकि उन्होंने भी अपनी एफ़र्ट कर दी। सो इसलिए इस तरह के वो कहते हैं ना कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सो ये चांस और रिस्क जो है ये लाइफ का पार्ट है, ये लेने ही पड़ते हैं जी। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुझसे मिलना चाहते हो तो आप चाहे फ़ोन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या आप ऑफ़िस तशरीफ़ ला सकते हैं। ब्रैडफर्ड हमारा ऑफ़िस है जी, और हम लोग जो है फ़ोन के और ऑफ़िस मिलने की फ़ीस चार्ज करते हैं जी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू जी।